हेलो गाइस। मदरी करंट अफेयर्स के डिस्कशन के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। एंड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आज मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी डिस्कस किया था। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग जब ये एक टॉपिक आया था आईएमएफ का, इसमें कुछ टर्म्स आए थे कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। बेसिकली करंट अफेयर्स में ये आया था कि पाकिस्तान को अभी रिसेंट में आईएमएफ से फिर से कुछ पैसा मिला है। उसी के ऊपर न्यूज़ थी और उसमें ये चीज़ बताया गया था। और तब ये टर्म्स आए थे, इसमें फिर दिए हुए थे। और कुछ एक कोटा सिस्टम के बारे में बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि यूएस का कोटा सबसे ज़्यादा है, अराउंड 17%, और इंडिया का कोटा है अराउंड 2.75%। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले मतलब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सब टर्म्स क्या है। ठीक है, तो पहले कोटा सिस्टम देखते हैं। तो देखिए, जब कोई कंट्री ये आईएमएफ को ज्वाइन करती है, ठीक है, तो आईएमएफ उस कंट्री को एक कोटा देता है कि भाई आपका मतलब क्या कहते हैं, आईएमएफ में ये कोटा होगा। वो कोटा कैसे डिसाइड होता है? वो कोटा डिसाइड होता है उस कंट्री की जीडीपी का के बेसिस पे, जिसका 50% वेटेज होता है। उस कंट्री की जो ये आपकी मतलब वो कंट्री का मार्केट कितना ओपन, ठीक है, उसको 30% वेटेज दिया जाता है। वैसे आपको पता होगा कि 1992 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद ही इंडिया ने अपना मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक उसको ओपन किया था। उसके पहले हम काफ़ी हमारी इकॉनमी काफ़ी क्लोज्ड थी। ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स को हम अलाउ नहीं करते थे। खैर, तो हमारा भी जीडीपी देखा जाता है कि किसी कंट्री का, उसको 50% वेटेज दिया जाता है। ओपननेस देखी जाती है, उसको 30% वेटेज दिया जाता है। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी पे देखी जाती है कि जो भी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन कितना है। और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, उसको 5% वेटेज दिया जाता है। ऑलराइट, तो जब इंडिया ने ज्वाइन किया तो ये सब चीज़ों को देख के इंडिया को 2.75% पे कोटा दिया गया। ठीक है, एंड दिस ये परसेंट जो है इट इज इक्वल टू अबाउट 13 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया का कोटा है आईएमएफ में, दैट इज अराउंड 13 बिलियन डॉलर्स। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसी के अराउंड है। ठीक है, मतलब ये है कि इंडिया किसी क्राइसिस में अगर आता है तो इस 13 बिलियन डॉलर्स का लगभग 145%, ठीक है, हम हम पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, वो 145% हम पे लोन ले सकते हैं। एंड दैट विल कम अराउंड, जो कि लगभग आएगा अराउंड 17 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है, वो आ आएगा मतलब वो आएगा अराउंड 17 बिलियन डॉलर्स की। ये रफ फिगर्स है। ओके, तो ये है बेसिकली एक कोटा सिस्टम। अगर इसकी हम पे डेफिनेशन देखें तो अ कोटा इज ए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दैट ईच मेंबर कंट्री मस्ट मेक व्हेन ज्वाइनिंग द आईएमएफ। ठीक है, तो जब इंडिया ने ज्वाइन किया तो ये 13 बिलियन डॉलर्स वहाँ पे फिर जमा भी किए थे। ठीक, इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन साइज, आउटपुट, ट्रेड एंड उसका फिर रिजर्व जो है, ठीक है, जो आपके फिर फॉरेक्स रिजर्व हुई, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से कोटा सिस्टम कुछ हद तक क्लियर होगा। ठीक है, मतलब इतना तो हो ही गया होगा कि अगर एग्जाम में कोई सेंटेंस आता है तो आप मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो पे सही लिखा है कि वे गलत लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टर्म्स है ना, ये तीन, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं
ठीक है, जिसको यूज़ करके कोई मतलब जो आईएमएफ प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करके कोई कंट्री क्या कहते आईएमएफ से पैसा ले सकती है। ठीक है, ये अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होती है कि आईएमएफ लेंडिंग प्रोग्राम फॉर कंट्रीज विथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, जिन कंट्रीज के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली यही कि मतलब चीज़ें खरीदने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है, ये आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपकी अर्निंग कम है। ठीक है, लेमन टर्म्स में इतना ही समझिए अभी। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ ये इशू है, उनके पास पैसा वैसा तो है नहीं, तो उनके पास में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम उनके पास हमेशा आती है, तो इसीलिए आईएमएफ उनको पैसा देता है। हेल्प्स नेशंस इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू फिक्स डीप इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, आईएमएफ जब पैसा देता है तो कहता है कि आप ये अपनी मतलब उस कंट्री को कहता है कि भाई आप अपनी कंट्री में ये फला फला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करिए। ठीक है, ये कि मतलब ये एक है कंडीशन होती है। ऑफर्स लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड्स एंड लार्जर सपोर्ट देन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स यूज व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्ट्रक्चरल नॉट टेम्पोरेरी। ठीक है, तो ये आपका एक तो ये होता है आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, एन एन आईएमएफ रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाई an international reserve asset created by the IMF, not a currency but a potential claim on the freely usable currencies of member countries, allocated to members based on quotas। ठीक है, अब देखिए तो जैसे हर कंट्री का कोटा होता है, वैसे हर कंट्री का एक पर्टिकुलर एसडीआर भी होता है। इंडिया का भी एक एसडीआर है। ठीक है, अब इंडिया उस एसडीआर का यूज़ करके पैसे लोन भी ले सकता है। ठीक है, और उस एसडीआर का इस्तेमाल करके पैसे क्लेम भी कर सकता है कि भाई हमारा कि ये मतलब ये एसडीआर है हमारा, तो हमको इतना पैसा दो, और आईएमएफ को वो उतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ लिखा है कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसीज, तो हम अपना एसडीआर आईएमएफ को दे दें। ठीक है, या किसी और कंट्री को दे दें, और उसके बदले में हमको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, मतलब के डॉलर्स वगैरह हमको फिर मिल जाएंगे। डॉलर्स हमको मिलेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा अगर फॉरेन रिजर्व कम है तो हम उसको थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन रिजर्व आएंगे तो क्या होगा, हम जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं खरीदते हैं यूजली इंटरनेशनल मार्केट में उसका पेमेंट होता है डॉलर में। तो अगर हमारे पास ये दिक्कत आ रही है कि हमको डॉलर से कमी पड़ रही है, अब चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ये एक ऑप्शन हमारे पास है। बट इंडिया का फॉर्चुनेटली अभी जो फॉरेन रिजर्व है दैट इज अराउंड 680-690 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूज्ड स्पेशली इन क्राइसिस टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब वही पैसा की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है मतलब आईएमएफ एक और फैसिलिटी देता है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ये क्या है, इट इज़ अ न्यू आईएमएफ लैंडिंग टूल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल कोई ना कोई आपदा आती रहती है। ठीक है, हर साल उनके यहाँ बाढ़ आती है, या क्या कहते हैं लैंडस्लाइड्स आते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती रहती है, तो वहाँ पे काफ़ी जान माल का पे नुकसान होता है। तो पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल हमको इतने पैसे का नुकसान हो रहा है, इतना हमको फिर दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उस केस में सॉरी, तो उसके बाद है सपोर्ट्स रिफॉर्म्स दैट स्ट्रेंथन इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फोकस क्या है, लो इनकम एंड वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो जो लो इनकम कंट्रीज हैं या जो आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन पे मतलब के फोकस किया जाता है इस फैसिलिटी के क्या कहते अंतर्गत। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है, और उनको शायद इस बार इस फैसिलिटी के अंतर्गत आई थिंक 1.4 बिलियन डॉलर्स उनको फिर मिले हैं। ठीक है,
तो ये एक टॉपिक था जो हमारा छूटा हुआ था, ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब हम सीधे ही आज के टॉपिक पे आते हैं, ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स पे। ओके, ऑलराइट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं, मैं हाईलाइट कर, ठीक है। पहला है नॉर्थ ईस्ट एज फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ। तो अभी क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया inaugurated the Rising Northeast Summit hosted by the Ministry of Development of Northeast Region, ठीक है। तो एक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट हुई है, ठीक है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है डोनर, ठीक है। तो उसने ये ऑर्गेनाइज की थी। तो वहाँ पे हमारे फिर प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी और एक विजन ऑफ ईस्ट दिया है। विजन ऑफ ईस्ट क्या है? एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो इसको फिर याद रखेंगे। और जो 8 स्टेट है, ठीक है, एक दो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और क्या कहते हैं 8वां स्टेट कौन सा है? वो है सिक्किम, ठीक है। तो 8 स्टेट को अष्टलक्ष्मी बोला है, 8 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मतलब इन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे बायो इकोनॉमी, बम्बू, टी प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स एंड इको टूरिज्म, तो ये वहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं आय के साधन है। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं की हाइलाइट्स ऑफ फोकस सेक्टर्स ऑफ एनईआर इन द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो एनईआर इज ए हब फॉर सस्टेनेबल टेक्सटाइल एंड पे हैंडीक्राफ्ट सच एज आसाम का जीआई टैग बुगा सिल्क वहाँ पे काफ़ी फेमस है। नागालैंड की ट्राइबल शॉल्स वहाँ फेमस है। और त्रिपुरा का बैम्बू क्राफ्ट वहाँ पे फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एनईआर प्लेज a dominant role in India's handloom sector, contributing 92.9% of shawls, मेखला, चादर, स्टोल्स एंड स्कार्फ, ठीक है। तो 92.9% ऑफ इतनी चीज़ें हमको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन से मिलती हैं। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 60 गीगावाट ऑफ कन्वेंशनल हाइड्रो पावर का वहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि इंडिया के टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल का अराउंड आपका 40% है, ठीक है। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में फिर काफ़ी फिर पोटेंशियल है। अगर हम आईटी और आईटीईएस की बात करें तो देखिए वहाँ पे जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है तो वहाँ भी काम शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे वहाँ पे एक 100 एकड़ का आईटी पार्क इन आसाम ये बनाने की बात हो रही है। अभी इस पे कुछ खास अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें वहाँ बढ़ेंगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रिज बने थे, एक आपका धोला सदिया और एक आपका बोगी बीच, ठीक है। ये बेसिकली दोनों ब्रिज आसाम और अरुणाचल के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थे, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये फिर धोला सदिया ब्रिज, ठीक है, इसको इसको आपका भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, ठीक है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पे है, ठीक है। और फिर लोहित क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ऑलराइट, ये आसाम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। 2017 में इसका ये इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। धोला जो जगह है, ठीक है, धोला वो जहाँ तक मुझे पता है कि क्या कहते हैं आसाम में है, और जो फिर सदिया जगह है वो शायद अरुणाचल में है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कट्स ट्रैवल टाइम बाई 4 to 5 hours, और स्ट्रेटेजिक फॉर बॉर्डर डिफेंस एंड ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली मतलब आसाम से अरुणाचल में हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए, कि कभी अरुणाचल में मान लीजिए चाइना कोई मतलब हरकत करता है तो हमारे ट्रूप्स को वहाँ पहुँचने में समय ना लगे, ठीक है। और जो दूसरा ब्रिज है दैट इज बोगी बील ब्रिज, ठीक है।
दैट इज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज अराउंड 4.94 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे इसको फिर बनाया गया है। ठीक है, और ये आपका डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ता है। ठीक है, एनहेंसेस अरुणाचल कनेक्टिविटी बॉर्डर लॉजिस्टिक्स। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो ये दो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है। एक है आपका जोगी घोपा IWT टर्मिनल इन आसाम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या कहते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में देखें तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन में दो यूनेस्को साइट्स हैं, एक है काजीरंगा और मानस। ठीक है, और सिक्किम और मेघालय जो हैं ये हमारे स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम में फ्रंट रनर्स हैं। ठीक है, स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम। तो स्वदेश दर्शन क्या है, यहाँ पे फिर देख लेते हैं। तो जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये 2014-15 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत हम थीमेटिक टूरिस्ट सर्किट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट है, रामायणा सर्किट है। ठीक है, और फिर डेजर्ट सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, वगैरह वगैरह, ये हम बना रहे हैं। और इन सर्किट का मतलब क्या होता है, बेसिकली रोड्स होती हैं, रेलवेज होती हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म से जुड़े जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि सारनाथ है, लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी तो खैर वहाँ नेपाल में हो गया। सारनाथ है आपका, पे कुशीनगर है, फिर आपका पे श्रावस्ती है। ठीक है, उसके बाद बिहार में फिर बोध गया वगैरह है। ठीक है, नालंदा है। तो इन प्लेसेस को हम रोड और के रेलवे से एक स्मूथ कनेक्टिविटी दें, तो यही होता है फिर बुद्धिस्ट सर्किट का मतलब। ठीक है, तो ये हमारा फिर स्वदेश दर्शन स्कीम है। और एक है फिर प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये बेसिकली आपका रिलीजियस टूरिज्म के लिए है। ठीक है, इसका अगर बोल देखें तो फिर आपका फिर रिलीजियस टूरिज्म है। और ये पिलग्रिमेज और हेरिटेज साइट के फिर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम फिर लाई गई थी। ठीक है, मतलब ये वाली स्कीम फिर लाई गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एजुकेशन में देखें तो देखिए वहाँ पे लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है। मिजोरम में 91% है, त्रिपुरा में 87% है। ठीक है, और 40% पॉपुलेशन जो है वो अंडर 25 है। ठीक है, तो काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का वहाँ पे स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह इस वाले पॉइंट को आप लिंक करिए कि चूंकि वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी यंग है, तो आईटी सेक्टर का को फिर डेवलप करने का वहाँ पे स्कोप काफ़ी तगड़ा है। ठीक है, हेल्थ के बारे में देखें तो देखिए ऑब्वियसली वहाँ भी हेल्थ के बारे में ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अस्पताल वगैरह वहाँ पे नहीं खुले हैं। वहाँ के लोग अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अपना इलाज कराने या तो क्या कहते हैं आसाम आते हैं या फिर आपका वेस्ट बंगाल आते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ फिर दिक्कत तो है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ की वहाँ पे रिच एग्रो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, बारिश वहाँ खूब होती है। ठीक है, और वहाँ पे फिर घने जंगल हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देयर आर ओवर 70% और 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात करें तो कुछ वहाँ स्पोर्ट्स जैसे कि थांगता, पोलो, आर्चरी वहाँ पे फेमस है। ठीक है, फुटबॉल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग भी आपका फिर फेमस है। ठीक है, और उसको फिर मतलब हार्नेस करने के लिए हम जैसे वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम आसाम में। ठीक है, एक आपका खुम्मन लामपत अ, अ, मणिपुर में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे हम फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राइट, ठीक है, ये हमारा फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। हर स्टेट का लोकेशन याद रखिए, हर स्टेट का कैपिटल याद रखिए। ठीक है, नोटिस करिए कि क्या कहते हैं, आसाम से बाकी 6 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, मिजोरम का बॉर्डर बांग्लादेश और फिर म्यांमार से है। ऑलराइट, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से फिर घिरा हुआ है। ओके,
और फिर सिक्किम का बॉर्डर किससे है? नेपाल से है, और फिर भूटान से है, और ऊपर फिर चाइना से भी है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का अगर देखें तो चाइना से है और फिर म्यांमार से है। ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी पोटेंशियल ऑफ एनईआर टू बिकम फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ, तो देखिए एक हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे हम अपनी आउटरीच को बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट का जो विजन है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। अगर अगर ये नॉर्थ ईस्ट को हम डेवलप करेंगे तो हमको साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पहला पॉइंट है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। अगर हम ये एनर्जी की बात करें, देखिए एनर्जी में वहाँ पे नेचुरल गैस और हाइड्रो पावर का भी सोर्स है। ठीक है। अगर आप इस बारे में सर्च करना कि आसाम में ऑयल और नेचुरल गैस के सोर्सेज हैं। ठीक है। उसके बाद ये डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है। ठीक है। तो हमारा जो जो विजन है कि हमको अपने कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना है और प्रमोट करना है। ठीक है। तो उसमें भी फिर नॉर्थ ईस्ट का इम्पोर्टेंस है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। ठीक है। चूँकि वहाँ की जनता काफ़ी यंग है। ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली हम लो कॉस्ट बेसिकली अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ लगाते हैं, वहाँ पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाते हैं तो लेबर कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स वहाँ पे हम फिर डेवलप कर सकते हैं। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पे काफ़ी काफ़ी मतलब के पोटेंशियल है। तो वो इंडिया का ग्रीन हब के रूप में हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। चैलेंजेस फिर क्या है? चैलेंजेस अगर देखें तो भाई कनेक्टिविटी पुअर है, और एक है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। ये क्या है? ये बेसिकली ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर मैं इसको और थोड़ा सा करूँ, जस्ट ए मिनट, ये जो हिस्सा है ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब यहाँ पे क्या मतलब इशू क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे फिर बांग्लादेश आ जाता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ रहा है। ठीक है। ये आपका छोटा सा है। और यहाँ पे फिर चाइना आ जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे फिर भूटान है। तो ये जो एरिया है, ये जो हल्का सा जो आप लैंड देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये आपका फिर नेपाल आ जाता है। ठीक है। तो ये जो पतली सी मतलब लैंड है, यही एकमात्र कनेक्टिविटी का साधन है, लैंड कनेक्टिविटी का साधन है फ्रॉम वेस्ट बंगाल या मेन लैंड इंडिया से, अगर हमको नॉर्थ ईस्ट जाना है। ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी मतलब लैंड का एरिया है, जो कि आई थिंक नॉट मोर देन 20 किलोमीटर, मतलब अबाउट 20 किलोमीटर्स वाइड है। तो चाइना का जो मतलब स्ट्रैटेजी वही है, या वो कि मतलब अगर इसको फिर कट ऑफ कर दिया जाए, अगर यहाँ पे कैप्चर हो जाए किसी तरह से, ठीक है, तो हम मेन लैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में जो लैंड कनेक्टिविटी है उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक है, ये हमारा एक आपका वल्नरेबल पॉइंट है। ठीक है। दूसरा क्या चैलेंज है कि वहाँ पे इंसर्जेंसीज और आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। अभी आपको भी पता ही होगा कि मणिपुर में कुकी और मीटी के बीच काफ़ी ज़्यादा फिर तनाव चल रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होते रहते हैं जो फिर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं या एक ऑटोनॉमस स्टेट की बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रेटर नागालैंड की डिमांड होती है। ठीक है। ग्रेटर नागालैंड क्या है? बेसिकली ये जो स्टेट है नागालैंड, यहाँ पे फिर जो ये नागा जाति है, उनका ये कहना है कि कई सारे लोग जो कि है तो वो फिर नागा लोग ही, बट वो आसाम के कुछ इलाकों में भी हैं और मणिपुर के कुछ इलाकों में भी। बट स्टेट
मतलब अलग हो जाने से वो ये नागालैंड के नहीं कहलाते हैं। तो उनका ये मानना है कि भाई हमको नागालैंड का एरिया बढ़ाना है और एक ग्रेटर नागालैंड हमको फिर क्रिएट करना है जहाँ पे सारे नागा लोग एक साथ रहें। तो ऐसा कुछ है सीन। ठीक है। तो तो ये हमारा सेकंड चैलेंज है। थर्ड चैलेंज क्या है? नार्को टेररिज्म। देखो नार्को टेररिज्म क्या है? एक है आपका क्या कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है। जिसको कि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जो आपको पता है कि ये अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो ये म्यांमार है और इसी के बगल में थाईलैंड और नीचे फिर लाओस है। तो कि यहाँ पे इन नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब हाई है। ठीक है। ड्रग का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पोरस बॉर्डर्स हैं। ठीक है। तो उसकी पे स्मगलिंग हमारे नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू। ठीक है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोल्डन क्रिसेंट किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला चैलेंज है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो देखिए नागालैंड के कुछ इलाकों में आफ्सपा लगा हुआ है। ठीक है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ने अलग अलग टाइम पे कंसर्न्स रेज किए हैं अबाउट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि इस समय नागालैंड और मणिपुर में फिर लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज भी हैं कि भाई धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के साथ यहाँ पर भी फ्लड्स की और लैंडस्लाइड्स की समस्याएं यहाँ पे बढ़ेंगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनुअल ब्रह्मपुत्र फ्लड डिस्प्लेस लैक्स इन आसाम एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। मतलब हर साल ब्रह्मपुत्र में क्या आती है? बाढ़ आती है। इसकी वजह से आसाम में बहुत ज़्यादा क्रॉप एरिया पे डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अगर कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें तो एक है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? वही हम स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर हम डेवलप कर रहे हैं। एक है पीएम डिवाइन। ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एनईआर बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। ये भी वही चीज़ है। फिर एक है आपका मिशन ऑर्गेनिक। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन वैल्यू चेन मोड टू लिंक ग्रोअर्स विद कंज्यूमर्स एंड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर वैल्यू फूड चेन। बेसिकली आपको पता है कि ऑर्गेनिक खाने की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में। ठीक है। तो वहाँ पे इसके तहत बेसिकली यही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स हैं उनको फिर ग्रो किया जाए और उनका एक्सेस हम मेन लैंड मार्केट तक पहुँचाएं। ठीक है। ताकि एक प्रॉपर वैल्यू चेन क्रिएट हो सके जिससे जो नॉर्थ ईस्ट की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनकी इकोनॉमिक जो फिर सिचुएशन है वो क्या करें इम्प्रूव हो। ठीक है। उसके बाद पीस एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। अब सरकार समय समय पर प्रयास को मतलब फिर कर रही है कि जैसे कि कुछ एग्रीमेंट्स करके वहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है। जैसे कि एक आपका ULFA पीस अकॉर्ड हुआ था 2023 में। ठीक है। ULFA पीस अकॉर्ड क्या था? आई थिंक इसका नोट मैंने यहाँ पे डाला रखा है। हाँ ये रहा ULFA पीस अकॉर्ड। देखिए ये आपका ULFA पीस अकॉर्ड हुआ था 2023 में। ठीक है। अभी ये काफी रिसेंट की बात है। तो जो उल्फा है वो आसाम का एक मतलब क्या कहते ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंट आसाम की बात करता है। ठीक है। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आसाम गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। और उसमें फिर बेसिकली क्या कहा गया कि उल्फा जो है वो अपना जो क्या कहते हैं वायलेंस को फिर बंद करेगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनेगा। बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी? आपका फिर रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एसएमईज आइडेंटिटी और इकोनॉमिक पैकेज फिर सप्लाई करेगी। ठीक है। और इसका भी फायदा क्या है कि ये मतलब दिस एंड्स डेकेड्स लॉन्ग
इंसर्जेंसी and it strengthens security, border stability and economic growth। ठीक है, तो ये हो गया उल्फा पीस अकॉर्ड। उसी तरह से एक है आपका DNLA पीस एग्रीमेंट 2023 में हुआ था। ठीक है, ये क्या है, इसका मैंने लिखा था, हाँ ये है आपका डिम्सा नेशनल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, इन आपका दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो कि आसाम में, ये भी आसाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनका क्या डिमांड था कि वही है जो फिर दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है उसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट आपका फिर घोषित कर दिया जाए और उसकी आइडेंटिटी आसाम से अलग हो। ठीक है, अभी वहाँ भी एक पैक्ट साइन हुआ है और उसमें भी कहा गया कि जो इसके लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल ले डाउन देयर आर्म्स। ठीक है, और दे विल अबैंडन वायलेंस। और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, सेम काम करेगी, आपका फिर रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट फंड्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देगी। ठीक है, बेसिकली वही फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उनको फिर हिस्सा बनाएगी। तो अभी ये दो पीस मतलब जो एग्रीमेंट्स हैं ये हुए हैं। अगर इंटरनेशनल के लेवल पे देखा जाए तो मतलब कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आपकी रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये अगर आप देखें तो कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया को बता रहा हूँ, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। कालाधार मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट मतलब जहाँ तक मुझे पता है वो यही है कि अ, तो, तो कालाधार मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, बट आई थिंक वही है कि नॉर्थ ईस्ट को आपका फिर साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा है IMT, तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड। तो अब देखिए यहाँ पे IMT का मैंने फिर डाला है, तो देखिए यहाँ पे एक जगह है मोरे जो कि इंडिया में है। ठीक है, ये आई थिंक आसाम में है, इसको फिर कनेक्ट किया जाएगा मांडले जो कि म्यांमार में है, और उसको कनेक्ट किया जाएगा माए सॉल्ट जो कि एक सिटी है थाईलैंड में। ठीक है, तो इन तीनों सिटीज को कनेक्ट करते हुए एक फिर रोड बनाया जाएगा। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, और ये हमारे आसियान कंट्री जो हैं और उन तक हमारे लिंकेजेस को बढ़ाएगा और पीपुल टू पीपुल टाइज भी इससे फिर इंक्लूड होंगे। ठीक है, ओके। ओके, उसके बाद एक्ट ईस्ट फोरम क्या है, एक्ट ईस्ट फोरम है हमारा एस्टैब्लिश इन 2017 बाय इंडिया एंड जापान टू प्रमोट कनेक्टिविटी इन NER बिटवीन दिस रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो इंडिया जापान के साथ कोलैबोरेट करके वही आपका रीजनल कनेक्टिविटी पे काम करेगा। एक दो और है, जैसे आपका क्या कहते हैं BBIM मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, और फिर मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। ये क्या है देख लेते हैं। जैसे ये आपका 2015 में साइन हुआ था। ठीक है, BBIM ये क्या है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। ठीक है, और ये आपका फिर 2015 में फिर साइन हुआ था, एंड इट इज़ फॉर सीमलेस पैसेंजर एंड कार्गो मूवमेंट। ठीक है, फास्टर ट्रांजिट, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, रीजनल ट्रेड वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद है आपका फिर मैकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। ये बहुत पुराना है, ये आपका फिर 2000 में साइन हुआ था। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। बेसिकली मैकॉन्ग एक नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है और फिर जाके क्या कहते इंडियन ओशन में गिरती है, आ, और उसका जो माउथ ऑफ द रिवर है वो पड़ता है फिर आपका ये पे वियतनाम में। ऑलराइट, तो वही फिर मैकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन था, उसमें भी बेसिकली मतलब यही चीज़ें थी कि हम फिर रीजनल कनेक्टिविटी बनाएंगे और कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ होती। और एक और है आपका शासक क्या है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बस नाम है, बेसिकली वही चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक फिर ख़त्म होता है।
ठीक है, नॉर्थ रीजन के बारे में हमने फिर काफ़ी कुछ जाना। अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा देखिए क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड में क्या है कि भाई फिर डाइवर्सिफाई एक्सेस रूट, फॉर एग्जांपल हिल महेंद्रगंज ट्रांस नेशनल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस प्रपोज कॉरिडोर वुड कनेक्ट हिली वेस्ट बंगाल एंड महेंद्रगंज मेघालय थ्रू बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के थ्रू हम जाएं और फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू हम ना जाएं, वहाँ पे फिर मतलब उसको हम फिर बाईपास करते हैं। बट वही है कि फिर बांग्लादेश से कॉपरेशन बढ़िया होना चाहिए तभी ये काम हो पाएगा। उसके बाद फिर रिड्यूस हम क्या कहते हैं, हम ये अ, आपका ये आपका ये हम कोशिश करें कि जो ये इंसर्जेंसीज हैं उसको हम फिर कम कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रू ट्राइबल्स थे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे 1990s में और 2009 में। ठीक है, अब उनको काफ़ी हद तक रिहेबिलिटेट कर दिया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ फिर हम करें। उसके बाद है एड्रेस इलीगल माइग्रेशन एंड ये बॉर्डर सिक्योरिटी। तो बेसिकली वही है, जो हमारा जो बॉर्डर है क्या कहते हैं म्यांमार से बांग्लादेश से, वो काफ़ी पोरस बॉर्डर है। ठीक है, तो वहाँ पे हम फिर सर्वेलेंस को बढ़ाएं। तो वही है कि ये फिर सर्वेलेंस इक्विपमेंट को हम फिर बढ़ाएं। इम्प्रूविंग इंटीग्रेशन ऑफ एनईआर विथ रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग मेन लैंड में आते हैं उनको अक्सर काफ़ी फिर डिस्क्रिमिनेशन और फिर रेशियल अटैक्स को फेस करना पड़ता है। सॉरी। तो हम इस पे काम करें। ठीक है, और एक आप पर कमेटी बनी थी इसी के लिए, बेस बरुआ कमेटी। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसी मतलब इन्हीं चीज़ों को वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हाँ, ये यहाँ पे मैंने इसको शुरू किया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, और इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिर लिखा है। ठीक है, शॉर्ट में। ओके, इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा, ये हो गया था हाँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। ठीक है, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो देखिए ये आपका सर्वे निकालता कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ है, वो आपको निकालता है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मॉस्पी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये 2017 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो बेसिकली कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनको एस्टिमेट करना। ठीक है, क्वार्टरली CWS मतलब आपका फिर CWS होता है करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, तो बेसिकली वीकली स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को फिर ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, और अर्बन एरियाज मतलब पहले जो थी ये रिपोर्ट जो आपकी यूजुअली आती थी वो सिर्फ अर्बन एरियाज का बताती है, बट अभी जब इसको रिवैम्प किया गया है, ठीक है, तो अब ये रूरल एरियाज का भी बताएगी। ठीक है, और ये तो आपका फिर क्वार्टरली बताएगी। ठीक है, क्वार्टरली मतलब आई थिंक आपका फिर साल में 3 बार। ठीक है, साल में 3 बार। और एक आपका होगा कि ये क्या कहते हैं एनुअली बताएगी। ठीक है, इसमें आपका यूजुअल स्टेटस होगा और आपका फिर CWSP होगा। ठीक है, दोनों फिर स्टेटस होंगे। इतना इसको फिर डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो फिर डेटा याद रखना होता है खासकर मेंस के लिए, मतलब प्री में तो आपका ये फिर पूछता भी नहीं है। ठीक है, वो हमको याद रखना होता है कि जिसको कहते हैं LFPR। ठीक है, उसको कहते हैं फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एक होता है फीमेल, ठीक है, LFPR। ठीक है, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है WPR। ठीक है, फिर एक होता है WPR। तो अब जब आप अगले साल का जब प्रीलिम्स देंगे
तो तब तक इस साल की जो फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, सॉरी, जो आपका फिर लेबर फोर्स सर्वे है वो आ चुका होगा। ठीक है, तो उसमें एक एनुअल डेटा होगा। ठीक है, केवल LFPR का और आपका फीमेल LFPR और फिर WPR। वो जो करंट वीकली स्टेटस है ना, ये तो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, और आपको क्वार्टरली याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एनुअली याद करना है। तो जब ये डेटा आ जाएगा, ठीक है, तब उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं ऐड कर लेंगे। अभी मैंने फिर इसीलिए यहाँ पे एक खाली जगह मैंने ये छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ की टर्मिनोलॉजीज बताई गई हैं जो कि इस सर्वे में इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो कह रहे LFPR इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग, वर्किंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पूरी पॉपुलेशन में जो इंडिया की है उसमें से कितने परसेंट लोग हैं जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे लेबर फोर्स की डेफिनेशन क्या है, वो लोग जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या अपने आप को अवेलेबल बता दिए कि भाई हाँ हम काम करने को रेडी हैं। ठीक है, अगर आप इन तीन कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आप इन लेबर फोर्स का हिस्सा, जैसे कि आप एक UPSC एस्पिरेंट हो, ठीक है, तो आप लेबर फोर्स का हिस्सा हो क्योंकि आप काम ढूंढ रहे हो, यू आर सीकिंग ए जॉब। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो तो पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड है, वो होता है आपका क्या कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ नुआंस है, उसको फिर समझने की जरूरत है। इट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमॉन्ग द पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में, ठीक है, पहले तो यही यहाँ पे पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लेबर फोर्स में जितने लोगों के पास काम नहीं है उसको कहते हैं, तो हम उससे निकालते हैं यानी एम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ हम पॉपुलेशन को नहीं देख रहे हैं, हम लेबर फोर्स को देखना। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली आपको फिर पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आई थिंक यही तीन को डाला है। ठीक है, LFPR है, WPR है, और आपका UR है जो कि क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यही तीन इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी स्टेटस वगैरह ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अब जो आपको बताया था कि करंट वीकली स्टेटस, तो ये लास्ट 7 डेज का बताता है। ठीक है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो जो PLFS यूजली आता था उसको थोड़ा सा रिवैम्प किया गया, रिवैम्प करने के बाद कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब वो चेंजेस क्या है, देखिए यहाँ बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको नहीं पढ़ूंगा मैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको कर लिया था, इसी को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्या चेंजेस किए गए देखो, मंथली डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स CWS फॉर रूरल एंड अर्बन। पहले ये सिर्फ अर्बन के लिए आता था, ठीक है, अब लेकिन अब CWS आपका फिर रूरल के लिए भी आएगा। क्वार्टरली एस्टिमेट्स एक्सटेंडेड, क्वार्टरली CWS इंडिकेटर्स आर नाउ अवेलेबल फॉर रूरल एरियाज ओनली। ठीक है, तो अब ये आपको रूरल के लिए भी आएगा। कैलेंडर ईयर रिपोर्टिंग, एनुअल PLFS रिजल्ट्स आर नाउ बेस्ड ऑन जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर। अब जो कैलेंडर ईयर होगा, ठीक है, मतलब जैसे एक साल का डेटा साल के अंत में आता है, तो पहले साल की शुरुआत होती थी जुलाई में और एंडिंग होती थी जून में। ठीक है, हम फिर चलते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जुलाई 2024 से ये जून 2025 तक का डेटा हमने ले लिया, नहीं तो क्या कहते, तो अब हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम फिर जनवरी से फिर दिसंबर तक का डेटा नहीं के लिए, यानी उम्मीद है कि अगले साल 2026 की फिर जनवरी में आपको 2025 जनवरी से लेके 2025 दिसंबर तक का हम लोग को डेटा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सैंपल हाउस होल्ड्स इंक्रीज बाय 2.65 टाइम। ठीक है, तो बेसिकली हाउस होल्ड का कवरेज हमने ये इम्प्रूव किया है। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रूव्ड
जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ऑब्वियसली बात है जो हमने कि अगर हाउस होल्ड कवरेज इंक्रीज किया है तो हमारा फिर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी इतना फिर और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेटर सोशल इंडिकेटर्स कवरेज, तो न्यू डेटा ऑन एजुकेशन, लैंड पोजेशन, मंथली हाउस होल्ड इनकम वगैरह, ये सब भी इसमें फिर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटर सोशल इंडिकेटर्स होंगे। तो आपको फिर क्या क्या याद रखना है कि पहले जो CWS वगैरह आता था ये आपका सिर्फ अर्बन के लिए आता था, लेकिन अभी रूरल के लिए भी आएगा। ठीक है, कैलेंडर ईयर को चेंज किया गया है, जुलाई से जून था पहले, अब इसको फिर जनवरी टू दिसंबर कर दिया गया है। ठीक है, सैंपल हाउस होल्ड जो है उसको बढ़ा के 2.65 जब टाइम पे उसको फिर बढ़ा दिया गया है, जिससे हमारा ओवरऑल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। ठीक है, बेटर सोशल इंडिकेटर्स का पे कवरेज भी हो गया है अब। ठीक है, हम ये चीज़ें आपके एजुकेशन, लैंड वगैरह का डेटा हम फिर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ रिवैम्प लिखा है, जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ए रिवैम्प लिखा है। ओके, तो तो देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ रिवैम्प आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, कि अब फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम फिर डेटा देंगे, ज़्यादा लोगों को फिर कवर करेंगे। ठीक है, हम फिर रूरल को भी कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग और रूरल लेबर डायनेमिक्स एंड सोशो इकोनॉमिक लिंकेजेस, ये सब होगा। बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अब जैसे यहाँ पे ILO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये सब इसके में आप इसमें बस यही जान लो कि भाई ठीक है, एक वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है जो कि ILO आपका फिर देता है, और वहाँ भी इंडिया के जगह अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह डेटा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी जो मिनिस्ट्री है वो ये आपका फिर सर्वे निकालती है लेबर फोर्स का, वैसे ILO भी निकालता है, वो वर्ल्ड ओवर निकालता है, तो इंडिया का भी निकाल देता है। ठीक है, और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट में उसको मेंशन करता है। ठीक है, उसके बाद एक आपका फिर लेबर ब्यूरो है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। ठीक है, और तो आपका क्या कहते हैं, ये भी कुछ आपका सर्वे निकालता है। ठीक है, जैसे कि डेटा ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड थ्रू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये भी एक आपका डेटा निकालता है जैसे यहाँ लिखा है ना कि अदर मेथोडोलॉजीज रिपोर्ट्स टू कंप्यूट एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड इंडिकेटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो और कौन कौन से रिपोर्ट है जो ये पे काम करती है, तो एक ILO की रिपोर्ट हो गई, हमारा जो लेबर ब्यूरो है वो भी अपना फिर डेटा निकालता है। तो ऐसे भी है बहुत ज़्यादा, उसमें फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इश्यूज विथ मेथोडोलॉजीज, अब इसके बारे में छोड़ो। ठीक है, क्या करोगे जान के ये सब। ठीक है, बाकी मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा तो मतलब क्या इश्यूज थे। ठीक है, पहले कवरेज कम था, अब कवरेज को बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद आपका फिर जून टू जुलाई कर रहे थे उसको फिर जनवरी टू दिसंबर कर दिया गया। कुछ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसको पहले नहीं ले रहे थे, अब उसको लेंगे। ठीक है, और कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स पहले कम थे, अब उसको बढ़ा दिया गया है वगैरह, वही यही सब है, सिंपल सी बात है। उसके बाद वे फॉरवर्ड वगैरह छोड़ो, ये सब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। अब देखो इसके बारे में ना, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक पोर्ट है विजिंजम, जो कि आई थिंक केरला में फिर इसको फिर खोला जा रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए हमको फिर क्या जानना है कि विजिंजम पोर्ट क्या है। तो विजिंजम एक आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, ठीक है, ये हमको जानना है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और बाकी नीड टू डेवलप इंडिया एज ए ट्रांसशिपमेंट हब। ठीक है, उसके बाद है चैलेंजेस इन डेवलपिंग इंडिया एज ए ट्रांसशिपमेंट हब।
एंड अदर इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट ट्रांसशिपमेंट इन इंडिया एंड वेब। अब इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट देखो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हम देखेंगे, पहले देखो, पहले जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसी को पहले देख लेते हैं। ठीक? हाँ ये देखो, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ पे है? केरला में है। कि इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, ये लाइन एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, कि इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, इसका इसको फिर क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, मेनली फॉर, जस्ट ए मिनट, ओके। तो दिस इज मेनली फॉर कंटेनर ट्रांसशिप। ठीक है, कंटेनर का हम जो भी फिर बेसिकली कार्गो है उसका हम फिर ट्रांसशिपमेंट करेंगे। ट्रांसशिपमेंट क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसको पीपीपी मॉडल पे फिर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन डीबी फॉर्ट, क्या? डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये एक मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, उसी पे इसको फिर काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे बेसिकली हम असल में पीपीपी मॉडल में ना कई सारे जो मतलब बेसिकली जब पीपीपी पे काम होता है उसके अंदर कई सारे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं। कि अगर गवर्नमेंट किसी किसी प्राइवेट कंपनी से एंगेज कर रही है तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीबी फोर्ट की, मतलब वो डिज़ाइन करेगी पोर्ट को, बिल्ड करेगी, फाइनेंस करेगी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेट करेगी। ठीक है, ऑपरेट मतलब उसको फिर चालू कर देगी और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, उसके बदले हम तो जो फिर सरकार है वो फिर प्राइवेट कंपनी को कुछ हफ्ता पैसा दे देगा। यही है। अच्छा, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? तो ट्रांसशिपमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ कार्गो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर ड्यूरिंग ट्रांजिट टू द फाइनल पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। देखो अब क्या है, देखो मान लो ऐसे मतलब इशू क्या है कि अगर मान लो यूरोप से कोई सामान है वो हमको पहुंचाना है, मान लो इधर साउथ ईस्ट एशिया पहुंचाना है या ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है, या इसको हमको चाइना लेगा। अब मान लो एक शिप यहाँ से चला, अब वो कई महीने की जर्नी ट्रैवल करके यहाँ आएगा, मान लो जो भी लगता है 1 महीना 2 महीना यहाँ आएगा। उसके बाद वो यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब सेम शिप यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ना उसके बाद वो शिप वहाँ पे जब क्या कहते हैं माल फिर मतलब फिर अपना फिर ट्रांसफर कर देगा, तो वही शिप फिर वापस आएगा। ठीक है, सेम रास्ते से। तो ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है। इससे पे क्या है कि एक तो जो लोग मतलब आपका शिप पे होते हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है कि इतनी लंबी जर्नी करो। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि हम कुछ शिप्स चलाएं जो कि यूरोप से इंडिया बस ट्रैवल करेंगे। ठीक है, यूरोप से इंडिया ही बस ट्रैवल करेंगे। और कुछ शिप्स चलाएं जो कि इंडिया से चाइना ट्रैवल करेंगे। तो अब वो अब मानो एक शिप आएगा जो कि सामान लेके यहाँ आएगा, क्या कहते हैं, केरला में। केरला में जो सामान है वो दूसरे शिप पे ट्रांसफर करेगा और वो शिप सामान लेके चला जाएगा चाइना पे। और ये और जो पहला शिप था वो फिर लौट जाएगा। तो पहले वाले शिप की जर्नी कम हो गई। ठीक है, वहाँ के जो जो फिर लोग हैं वो लोग अपना फिर जल्दी काम करके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सामान यहाँ से यहाँ पहुंच गया। और इंडिया चूंकि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिल्ड किया है, तो हर ये ट्रांसशिपमेंट पे जो पोर्ट है उसको फिर पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया अपनी लोकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में, क्योंकि वो जैसे आपका यूरोप है, अफ्रीका है, और साउथ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, इनके ठीक बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ये हो गया। अच्छा, तो फिर ट्रांसशिपमेंट के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक होता है आपका हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक होता है, इट कनेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस फीडर लाइन्स एंड पोर्ट्स
with long distance deep sea lines linking regional and global shipping network। ठीक है, तो एक तरफ आपके मतलब क्या कहते हैं कम दूरी पे चलने वाले वो होते हैं शिप्स होते हैं, एक तरफ लंबी दूरी पे चलने वाले शिप्स होते हैं। तो कम दूरी पे चलने वाले शिप्स माल लाए और वो फिर लंबी दूरी वाले पे ट्रांसफ़र कर दिए और वो शिप पे सामान लेके चला गया। ठीक है, भी एक होता है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दो लार्ज शिप हैं तो एक लार्ज शिप से सामान दूसरे लार्ज शिप पे ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, ये होता है। फिर एक होता है आपका रिले, वेयर ट्रांसशिपमेंट हब कनेक्ट शिपिंग रूट्स अलोंग द सेम रीजन बट सर्विंग डिफरेंट पोर्ट कॉल्स। ठीक है, तो एक आपका फिर रिले होता है, इसमें फिर बेसिकली क्या होता है, सर्विंग पोर्ट कॉल्स अलोंग सिमिलर रूट्स। ठीक है, डिफरेंट पोर्ट कॉल्स अलाउड सिग्नल, ये मैं देखूंगा क्या होता है। ठीक है, मुझे मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, क्या ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अलोंग फिर ठीक है, उसको देखते हैं आगे। उसके बाद नीड टू डेवलप इंडिया एज ए ट्रांसशिप फ्रेंड हब। तो देखो अब मतलब क्या कहते, तो बेसिकली एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो पे क्या कहते हैं फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है। अब देखो क्या है कि देखो क्या कहते हैं, इंडिया का खुद अगर हमको एक शिप से दूसरे शिप में चीज़ों को ट्रांसफ़र करना होता है, अगर इंडिया को खुद करना होता है तो वो काम भी हमको दूसरे कंट्री में करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 75% ऑफ इंडिया ट्रांसशिप कार्गो इज हैंडल्ड इन पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये एक इशू है। ठीक है, तो आपको खुद अपना एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू मेजर ट्रेड रूट्स। तो हम चूंकि जो हमारा ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट है, ठीक है, कंट्रीज का, ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया, तो ये जो आपका क्या कहते ट्रेड रूट है इसके हम बीच में पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी मतलब हमारी वहाँ से फिर निकटता है, तो उस वजह से अगर देखा जाए तो ये आपका बहुत बढ़िया है। ठीक है, विजिंजम एंड गैल्थिया बे आर प्रॉमिसिंग लोकेशंस। ठीक है, तो फिर गैल्थिया बे कहाँ है, ये क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार पे, ये हमारा फिर गैल्थिया बे है। ठीक है, तो ये बेसिकली आई थिंक निकोबार आइलैंड के जो आपका फिर ग्रेटर निकोबार है उसी के एकदम साउथ पे है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इससे आपका कितना आ, जैसे ये हमारा मतलब जो हम दूसरे पोर्ट्स में हम अपना फिर ट्रांसशिपमेंट कराते हैं तो उससे हमको सालाना लगभग 200 से 220 बिलियन डॉलर का लॉस होता है। ठीक है, ओके, अब बस यही है क्या कहते हैं, मेजर तो यही है, बाकी ये है कि हमारा लैक ऑफ डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स, ये तो एक आपका फिर जियोग्राफिकल चैलेंज है, ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इन लाइन विथ ग्लोबल पोर्ट्स इंडिया नीड्स टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेडिकेटेड सुपर स्ट्रक्चर अप टू 6 cranes may be required for a ship ensuring international standards in productivity। ठीक है, ये है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम ये पोर्ट डेवलप कर रहे हैं विजिंजम, तो हमको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार उसको हमको वहाँ बनाना पड़ेगा। हमको वहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हमको वहाँ पे अप टू 6 cranes की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ नीड दे दिया, यहाँ पे चैलेंज दे रहा है, तो भाई हाई कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट बहुत हाई पड़ेगा। ठीक है, आप ये सब बनाओ ना होगे तो आपको फिर हाई पड़ेगा। दूसरा क्या है, क्या कहते हैं, फार डिस्टेंस टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड और करेंट पोर्ट्स ऑन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर एट ए ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ 5 hours वॉयज फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग रूट इन कंपैरिजन टू कोलंबो विच इज वही मतलब कहते हैं, वही बात है कि बेसिकली अगर कोई शिप यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसके लिए कोलंबो थोड़ा पास पड़ता है। ठीक है, उसके लिए कोलंबो थोड़ा सा पास पड़ता है, तो वही चीज़ है कि हमको थोड़ा सा उसको फिर कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा ताकि लोग कोलंबो ना जाए हमारे पास। ठीक है, लैक ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। तो बेसिकली अभी क्या है कि कोई आ, मतलब कोई अपना ट्रांसशिपमेंट करने कोई शिप यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक कोई टैक्स बेनिफिट
क्या कहते हैं, आपका फिर सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ नहीं है। ठीक है, कोलंबो वगैरह हो सकता है, कोई कोई आप पर टैक्स ना ले रहे। ठीक है, यही सब है, बेसिक है। उसके बाद लैंड अवेलेबिलिटी ऑन आइलैंड बेस्ड ऑन द करेंट गाइडलाइंस मिनिमम 25 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ फ्री ट्रेड जोन due to their existing policy on island, the availability of contiguous land per area requirement of the guidelines would be difficult। ठीक है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये है कहते हैं फार डिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड पोस्ट। ठीक है, जो इंडिया के पोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका JNPT है या और जो क्या ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट्स वगैरह हैं, वो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। ठीक है, किससे दूर पड़ते हैं, जो आपका मतलब इंटरनेशनल रूट है शिप्स का, जो ईस्ट से वेस्ट जाता है या वेस्ट से ईस्ट जाता है, उसको थोड़ा सा नॉर्थ वर्ड ट्रेवल करना पड़ेगा, थोड़ा फिर दूर रहना पड़ेगा, लेकिन फिर लगभग उसका 4-5 घंटे का लॉस होगा। ठीक है, और जबकि अगर वो फिर कोलंबो चला जाता है, वहाँ भी एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो उसका उतना लॉस नहीं होगा। तो ये एक बात। ठीक है, और कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गैल्थिया बे इन ग्रेट निकोबार आइलैंड बनाया जा रहा है। ठीक है, कोच्चि इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे है, इन आपका पे वल्लारपड़म आइलैंड इन कोच्चि, वहाँ बना रहे हैं। अमृतकाल विजन 2047 क्या है, formulated by Ministry of Ports, based builds on Maritime India Vision 2030 and aims India to develop world class port। बेसिकली हमारा अमृतकाल का जो विजन है वो ये है कि हम वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाए यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है, ये मतलब ये हमारा विजन है। ठीक है, उसके बाद है एक है हमारा कैबोटेज लॉ रिलैक्सेशन। ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्योंकि ये मैं पढ़ना भूल गया। ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, इसको मैं लाल से कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा लिखा है कि कैबोटेज इज द प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन फॉर मूवमेंट। इसको थोड़ा सा फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, उसके बाद वे फॉरवर्ड आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, कुछ इसमें खास नहीं है, ऊपर की चीज़ों को ही फिर आपका फिर रिपीट किया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल रोड एंड सेफ्टी बोर्ड। तो इसमें ये पूरे में ना कुछ नहीं है, फालतू है, बस इतना बात जानो कि देखो एक्सीडेंट बहुत होते हैं इंडिया में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेटा बैंक दिया हुआ है कि देखो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिया में, इसको इसको देख लेना। अब इसमें कुछ खास नहीं, ये सब आपका मेन स्पेस पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट क्या होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ उसका इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। राइजिंग इनइक्वालिटी मतलब यूजली एक्सीडेंट में जो मतलब किसका लॉस ज़्यादा होता है, जो कार में बैठा है उसका तो लॉस होता नहीं है। ठीक है, जो बाइक से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, रिक्शे से चल रहा है, उसी का लॉस होता है। तो अगर देखा जाए तो जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें बेसिकली जो आपका फिर गरीब तबका है उसका लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्या कहते हैं आपका इंटेंजिबल कॉस्ट है, जैसे कि ट्रॉमा होता है, लॉस ऑफ अ ब्रेड विनर। ठीक है, यूजली एक परिवार का एक जो आदमी है वो बाहर जा रहा है काम करने, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो अब परिवार कैसे चलेगा, उसका फिर भरण पोषण कैसे होगा, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ आपका फिर डेटा दिया गया और कुछ इम्पैक्ट उसका फिर बताया गया। इसी को काउंटर करने के लिए बेसिकली क्या हुआ था कि एक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019, उसका एक सेक्शन 2015 भी था। उसके अंदर था कि एक हम नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक एक 2021 में एक आपका नोटिफिकेशन भी इशू किया था, बट उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, और उसी चीज़ को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया अभी तुम। अब देखो अभी तक ये बोर्ड बना नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड बना नहीं है, अभी इस पे फिर ज़्यादा आपका फिर चर्चा की बात
मतलब मतलब फिर ज़्यादा इस पे अभी आ, डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ रोड सेफ्टी इन इंडिया तो वही सब है, हाई फेटेलिटी रेट है, बिहेवियरल इश्यूज हैं, रोड कंडीशन पुअर है। ठीक है, ये सब है। फिर इनिशिएटिव टेकन फॉर रोड सेफ्टी, अब कुछ आपके ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल प्लान फॉर डेकेड ऑफ एक्शन ऑन रोड सेफ्टी, ये सब मेंस के पॉइंट है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो एक पॉलिसी आई होगी आपका फिर 2010, फिर मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 आया है। ठीक है, उसके बाद है कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 आई है। ठीक है, तो यही है कि अप टू 1 लाख जो है एट विद डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स। ठीक है, फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, हमारा फिर कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर आप रोड एक्सीडेंट के विक्टिम हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी और तो मुझे कुछ ये अब 2025 वाला है, इसको जो है थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। डन हो गई। बस यही है। और क्या ही है इसे आप उसके बाद फिर मेजर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी छोड़ो, उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेजर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा एक होता है क्या कहते हैं एनकैप रेटिंग। ठीक है, एक क्या कहते हैं आपका भारत एनकैप, इट इज ए न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम विच प्रपोजेज ए मैकेनिज्म फॉर अवॉर्डिंग स्टार रेटिंग्स टू ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप फिर गाड़ी खरीदो तो आप क्या कहते हैं एनकैप रेटिंग देखते हो। जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे जो टाटा की अभी कौन सी गाड़ी आई थी, टाटा नेक्सॉन। ठीक है, उसकी एनकैप रेटिंग आई थिंक 5 थी, मतलब 5/5 थी, तो उसको अच्छा माना गया था। मारुति वगैरह की गाड़ियाँ क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है, तो उनकी एनकैप रेटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो एनकैप रेटिंग मतलब अगर फिर ज़्यादा है मतलब वो गाड़ी ज़्यादा सेफ है। ठीक है, तो कुछ तो कि सरकार ऐसा ही कुछ कर रही होगी कि एक भारत एनकैप लेके आए। ठीक है, जिसमें कि क्या कहते हैं गाड़ियों की टेस्टिंग की जाए, एक तरह से फिर क्रैश टेस्टिंग हो, और उसके आधार पे गाड़ियों को रेट किया जाए। ठीक है, उसको पे स्टार रेटिंग दी जाए। ठीक है, तो वही चीज़ है जैसे कि हम कहते आपका आपका जो वो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वहाँ पे स्टार रेटिंग होती है ना, कि कौन सा अप्लायंस कितनी ज़्यादा बिजली बचाएगा, या फिर कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको एक स्टार रेटिंग दी जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ करने के बाद आपका पिक कर रहा है। ठीक है, भारत एनकैप है। चलिए इसको भी मैं कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। भारत एनकैप, एनकैप। ठीक है, ओके, अगला है। अब देखिए, ये है फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ। अब देखिए ये ना आ, ये बेसिकली देखो, देखो क्या है यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सिंपल सा यही है कि एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है, ये तरह का फंड है। ठीक है, फंड है जो कि स्टेट्स के पास रहता है। फंड है मतलब उसमें फिर पैसा रहता है। अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, वो पैसा किस लिए है। वो पैसा इसलिए है कि अगर आपकी स्टेट में माइनिंग हो रही है तो वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो उससे अफेक्ट होगी। ठीक है, कईयों को उनकी अपनी जगह से हटाना पड़ेगा, किस और जगह पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे लोकल पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं किसी भी माइनिंग एक्टिविटी से। तो उनको तो उनके बेटरमेंट के लिए काम करना सरकार की ही जिम्मेदारी है कि अगर सरकार
वहाँ जाके माइनिंग ऑपरेशन कर रही है, तो फिर लोकल पॉपुलेशन का फिर ध्यान रखना सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो उसी के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, सरकार को पैसे की ज़रूरत है, उसी के लिए ये फंड बनाया गया है। ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस फंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो नहीं रहा है। ठीक है, जितना इस्तेमाल होना चाहिए वो उतना इस्तेमाल हो नहीं रहा। ठीक है। और जो जो बेसिक एमिनिटीज क्या कहते हैं, मतलब फिर लोगों को देनी चाहिए, वो फिर दी नहीं जा रही। तो ये एक इशू है, इसी के बारे में लंबा चौड़ा कठिन कठिन भाषा में यहाँ पे फिर डिस्कस किया गया। हम इसको थोड़ा जो शॉर्ट में थोड़ा नोट से देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। क्या है ये आपका कब आया था? ये कोई एमएमडीआर एक्ट था। ठीक है। एमएमडीआर का फुल फॉर्म क्या है भाई? एमएमडीआर ये लिखा है? नहीं लिखा है, ये लिखा होगा, देखेंगे। तो एक जगह एमएमडीआर एक्ट था 1957 में आया था, जिसको कि 2015 में अमेंड किया गया है। अब इसी के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है? वेलफेयर ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पीपल। ठीक है। अच्छा, या हमने ये काम क्यों किया? क्योंकि कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है, जैसे कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल। ठीक है। अब कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहीं पे हम जाके माइनिंग करते हैं, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। चूंकि वो एरियाज फिफ्थ आपका फिर फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। ठीक है। तो वहाँ के मतलब लोगों का ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ये वाला फंड लाया गया। ठीक है। पेसा एक्ट में भी ऐसी ही बात हुई है। ठीक है। ये क्या है आपका? पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जो कि 1996 में आया था। 96 में आया था कि 97 में आया था, इसको एक बार फिर चेक करिएगा। और फिर एक ये है आपका क्या कहते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अब झारखंड छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, और वहीं जाके हम माइनिंग करते हैं। ठीक है। तो जो हमारे इंडिजिनस पीपुल हैं, जो कि फॉरेस्ट ट्राइबर्स हैं, उनकी लैंड को सिक्योर करने के लिए, उनके राइट्स सिक्योर करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था। ठीक है। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हम एक ये क्या कहते हैं फंड लेकर आए हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। अब देखो, जैसे इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले फिर 10 साल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के फंड इकट्ठा किए गए, मतलब ये बेसिकली सारे स्टेट्स को मिला के। ठीक है। अब जिसमें कि नंबर 1 उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर ये आपका फिर झारखंड है। ठीक है। अब इसका कितना यूज़ हुआ कितना नहीं, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज माने वही मिनरल। ठीक है। तो खनिज क्षेत्र का कल्याण करने के लिए एक योजना आई थी 2015 में। ठीक है। और इसमें कहा गया था कि बेसिकली जो हमारा जो फिर डीएमएफ है, उसका हम इस्तेमाल करें टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन माइनिंग अफेक्टेड रीजन्स। क्या करें? फाइनेंस करें, हेल्थ केयर दें, एजुकेशन दें, वाटर दें। ठीक है। वहाँ पे ये क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, जैसे रोड्स हैं वगैरह, रेलवेज वगैरह को हम करें। ठीक है, बिल्ड करें। अच्छा, इसी के अंतर्गत 2024 में भी कुछ फिर गाइडलाइंस आई थी। क्या कहा गया था कि 70% जो फंड का एलोकेशन आप करें, वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में करें, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, इसमें करें। ठीक है। अब देखिए, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, ये सब हमारा क्या कहते हैं आयुष्मान भारत और फिर जल जीवन मिशन से भी रिलेटेड है। तो उससे भी हमारा एक तरह से दोनों स्कीम्स का कन्वर्जेंस हो जाएगा। बाकी का 30% जो फंड है, वो आप क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में, ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट में। ठीक है। वाटर शेड को डेवलप करने के लिए सरकार की कौन सी योजना है, इस ये जरा कमेंट पे लिखिए। ठीक है। उसके बाद फिर लाइवलीहुड फोकस हाँ हम करें, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट करें और फिर लाइवलीहुड जनरेशन करें। ठीक है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर भी ध्यान दें। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा 2024 में आई। ठीक है। तो मेका साहब को समझ में आ रहा होगा कि एक एक्ट आया 1957 में, उसको 2015 में अमेंड किया गया। उसके अंतर्गत एक डीएमएफ बनाया गया। उसमें कहा कि माइनिंग अफेक्टेड पीपुल का हम
फिर क्या कहते हैं भला करेंगे। ठीक है, और जो आपके 5th शेड्यूल या फिर 6th शेड्यूल के जो एरियाज हैं वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, पेसा एक्ट के अंतर्गत और एफआरए के जो एक्ट है उसके अंतर्गत हम ऐड करेंगे। ठीक है, 645 डिस्ट्रिक्ट्स और 23 स्टेट में ये फंड आपका फिर बनाया गया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड पिछले 10 साल में आया है, सबसे ज़्यादा हमारा आया है अगर उड़ीसा में। ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक ये योजना आई, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ठीक है, जिसमें ये आपका कहा गया कि ये डीएमएफ का आप इस्तेमाल करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह वगैरह। और 2024 पे भी फिर गाइडलाइंस आई, इसमें कहा गया कि आप 70% ऑफ फंड आप दीजिए, क्या कहते हैं, फिर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, और बाकी 30% आप दीजिए इसमें। ठीक है, फिर इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेट वगैरह वगैरह। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर चैलेंजेस क्या है। अच्छा, चैलेंज ये है कि भाई जो ये फंड होता है ना, ये इट इज़ अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ जो हमारा डीएम होता है उसके फिर डिस्क्रिशन पे होता है। ठीक है, और डीएम का लोकल पीपुल से एक आपका डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसको पता नहीं होता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे लोगों की क्या ज़रूरत है, तो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा, एक्ट में कहा गया था कि फंड को कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए एक लोकल लेवल पे काउंसिल बनाई जाए, और वो काउंसिल बताएगी, जिसमें कि लोकल लोग इन्वॉल्व रहेंगे। वो काउंसिल बताएगी कि भाई इस फंड का कैसे मतलब इस्तेमाल करना है। और देखिए लिखा है कि सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं, अ, मतलब जिन्होंने ये आपका एक काउंसिल बनाई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लोकल पे ग्राम सभा है, ठीक है, पंचायत लेवल पे उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो स्पेंडिंग है वो बहुत लो है, सिर्फ 40% फंड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान में। ठीक है, 30% से ज़्यादा फंड जो है वो आपका क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होता है, रादर देन ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब अब भाई पैसा इस्तेमाल करना है तो लोग कहते हैं भाई ठीक है, चलो ठीक है यार, रोड बना दो, ठीक है, रेलवे बना दो। बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, उनके वाटर की ज़रूरत, ठीक है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, हेल्थ केयर है, वहाँ पे कम खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर देखा जाए तो 112 हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 106 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके पास अपना फिर डीएमएफ है। ठीक है, बट जो गोल्स हैं उनको अभी तक मीट नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्या रिफॉर्म्स है, हमको हमको फिर कैसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डीएमएफ को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी लेड होना चाहिए, मतलब लोकल जो पीपुल हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, उसके बाद 5 साल के प्लान्स बनने चाहिए, जिसमें कि फिर ग्राम सभा को हम क्या कहते हैं, हम ये इन्वॉल्व करें। ठीक है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। ठीक है, 70% फंड टू क्रिटिकल सेक्टर्स, और सोशल ऑडिट होनी चाहिए, और कैग को इस फंड को रिव्यू करना चाहिए कि भाई कितना इस्तेमाल हुआ कितना नहीं। ठीक है, तो ये बात है। अब यही सब है इसमें। ठीक है, माइनिंग जुरिस्डिक्शन इन इंडिया एक अलग से इन्होंने फिर दिया हुआ है। इसमें ना आप भाई इतना देख दो कि जो माइनिंग है ये यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अ, कोई भी मिनरल को ये डिक्लेयर करना कि वो माइनर मिनरल है कि मेजर मिनरल है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अच्छा, जो माइनिंग एरियाज हैं उनको फिर ऑक्शन करना या उसको लीज पे देने का जो हक है वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इतना ही बस बहुत है, बाकी देखो तो वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ लेना, बाकी मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, न्यूज इन शॉर्ट्स में आते हैं। कितना टाइम हो गया?
चलिए 1 घंटा 19 मिनट हो गया है। आ, अच्छा ऐसा करते हैं, ये जो क्या कहते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स है, इसको मैं अपने नोट से आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा। ये चलिए नहीं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको तो डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि रेमिटेंसेस टैक्स क्या है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। इस पे देखिए, इस बार पीवाई का, इस बार आई थिंक प्रीलिम्स में इस पे फिर क्वेश्चन भी आया था 2025 के प्रीलिम्स में। ठीक है, पीरियडरी प्राइसिंग क्या होती है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ये वाला काम आई थिंक 15-20 मिनट में इसको फिर ख़त्म करें, या आधे घंटे में हम इकोनॉमी हम फिर ख़त्म करें। उसके बाद सिक्योरिटी शुरू कर देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी कितना बड़ा है देखते हैं। सिक्योरिटी पेज नंबर 39 से लेके बड़ा है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तो हम लोग बहुत कुछ हम लोग जानते भी हैं इसके बारे में, इसको करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में फिर 1.5 घंटे में ये एनवायरनमेंट का बचा हुआ टॉपिक, जो फिर न्यूज़ इन शॉर्ट है, और सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है, इसको फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।